न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर एक खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। देखिए आप। कर्नाटक के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद से लगातार जो है जगह जगह देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त ये नोएडा के अंदर की तस्वीर है, जहां पर नोएडा में डीएम के जो दफ्तर है, उस ऑफिस है, उसके बाहर लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तमाम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्नाटक में आपके कार्यकर्ता की हत्या हो गई, क्या ये आज जो नोएडा में घेराव किया है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है, यहाँ की मांग तो है कि डीएम यहाँ पे आए और हमारा ज्ञापन स्वीकार करें और आश्वासन दें। गृह मंत्री के लिए नाम से ज्ञापन है और वहाँ की उनके परिवार में जहाँ हत्या हुई है हर्षा के परिवार में किसी को नौकरी सरकारी 1 करोड़ रुपए और उनकी सुरक्षा की गारंटी, आगे कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, ये हमारी मांग है। नहीं तो खून के बदले खून। अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लगातार बजरंग दल की जो इकाई है जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हर्षा की बात करें, किस तरीके की कोई आर्थिक मदद की भी आप लोग अपने तरफ से या सरकार के तरफ से, राज्य सरकार से कुछ मांग आप लोग? हाँ, हमारी सरकार से मांग है कि उसे 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी और संगठन से भी जो बन पड़ेगा वो सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल। तो तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके की जो मांग है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार इन्हें रोक रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो रोड है ये सेक्टर 18 के तरफ जाता है, काफी व्यस्त मार्ग है। लेकिन फिलहाल इस रोड को बंद करके लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो इस प्रदर्शन में जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग है कि हर्षा के परिवार की आर्थिक मदद भी की जाए। कैमरामैन श्री कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, नोएडा। अपने 1 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी पहुंची हुई है। अमेठी में सबसे आप देख सकते हैं कि अमेठी कस्बे के अंदर उनका रोड शो जो अम्बेडकर तिराहे से शुरू हुआ और जिसमें हजारों की संख्या में अपार जनसमूह, यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि उनका कारवां जो है वो सगरा तिराहे के पास आकर जहाँ पर राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, वो उनके पिता है, वो अपने पिता की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करेंगे, उसके लिए वो गाड़ी से उतर चुकी है। आप देख सकते हैं कि फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही है। पूरे कस्बे में लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। निश्चित रूप से जो उनके लिए जनता यहाँ पर देखने आई थी, उसका जो प्यार है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, अमेठी का गढ़ कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वो गढ़ देखने को मिल रहा है। तमाम यहाँ पर जनसमूह मौजूद है और इस समय वो अपनी गाड़ी से उतर कर स्वर्गीय राजीव गांधी के उस पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो उनकी मूर्ति लगी है वो मूर्ति पर माला हाथ में लिए पहुंची हुई है और उनके चरणों में फूल अर्पित कर वो उनको माल्यार्पण कर रही हैं। और इसी माल्यार्पण के साथ उन्होंने हाथ जोड़कर यहाँ के जो उपस्थित जनता है उनका अभिवादन किया। उनके साथ अमेठी 186 विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आशीष शुक्ला जी मौजूद है। उन्होंने भी माल्यार्पण कर जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का माल्यार्पण का स्वागत किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका जो रोड शो है वो अमेठी में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। 2017 में हालांकि जो अमेठी संसदीय क्षेत्र की 5 सीटें हैं उनमें से 1 भी सीटों पर कांग्रेस को जो है विजय नहीं मिली थी। 3 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सपा के पास थी। अब की बार यह देखने वाली बात होगी कि क्या प्रियंका जी अमेठी में पुनः जान फूंकने का कार्य करेंगी और यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी हैं उनको किन सीटों पर विजय मिलेगी, तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अपने साथी के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। मयंक जोशी हमारे साथ है। कल इनकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ आई है भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में, क्या वो जाने वाले हैं? मयंक, तस्वीर कल की हम लोगों ने देखी है, क्या उसका मैसेज है? मैसेज ये है कि किसी से समय मांगा, समय मिल गया, जाकर के शिष्टाचार की भेंट कर ली बस।
इसके अलावा कुछ भी नहीं? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये है कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने बहुत दिनों से इस बात की अटकलें थी। देखिए अटकलें तो आप देखिए कब से लग रही हैं, और अगर मुझे करना होता तो फिर मैं कल ही कर लेता। तो ये अटकलें लगने दीजिए। मैं अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे समय दे दिया मिलने का। और जैसा मैंने कहा भाई, कई चीज़ें होती हैं वो नक्षत्र में लिखी होती है, ग्रह जब इकट्ठा होते हैं एक लाइन में आते हैं तभी आप मिलते मुलाकात होती है। कल रहा होगा, समय मिल गया, मैं जाके मिल लिया। किस वजह से मिलने गए थे? वो मेरी कुछ निजी बात थी जो उनके साथ थी, वो मैं आपके मंच पे नहीं बोल पाऊँ। देखिए, आपको लेके खबर ये है कि आप नाराज थे, आप कैंट से टिकट चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से, वो आपको नहीं मिला और इस बात से आपको नाराजगी, आप कैंट में प्रचार करने भी नहीं गए। तो क्या अब अगला पड़ाव आपका समाजवादी पार्टी होने जा रहा है और कैंट में टिकट नहीं मिलने से क्या आप निराश हैं? देखिए निराश तो भाई मेरे अलावा भी जिन्होंने मांगा होगा सब निराश होंगे। मांगते तो कई लोग हैं, मिलता किसी एक को है। और निराशा होती है, निराशा हुई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन अटकलों को मैं थोड़ा सा खारिज करूंगा। और जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर मेरी माँ भी गई प्रचार करने, जिनको कैंडिडेट बनाया गया है। मेरे जितने लोग हैं आप जा करके आप देख लीजिए। मैं था नहीं, दरअसल मुझे बीच में कोविड हुआ था, मैं दिल्ली चला गया था 5 दिन के लिए। और परिवार का तो माँ जहाँ है वहाँ पर हम सब हैं। आज वोटिंग हो रही है लखनऊ में और 27 को प्रयाग में भी वोटिंग होनी है, तो क्या आप भाजपा के लिए वोट मांगेंगे या बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे कोई कहीं बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अगर किसी को लगेगा मेरी उपयोगिता है, बुलाएगा मैं चला जाऊंगा, नहीं बुलाएगा तो आराम से घर बैठेंगे। अखिलेश के साथ आपकी फोटो देख के ये मैसेज चला गया है कि आपके जो समर्थक है वो समाजवादी पार्टी का साथ दें। आप इस बात को इकरार करते हैं इसका? देखिए समझ लिया गया है ना, आप लोगों ने समझे, आप ही लोग समझाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो समझने वाले जो समझते हैं वो समझ जाए, जो ना समझे वो नाड़ी है, क्या कह सकते। वोट देकर आप आ जाए हैं? जी मैं गया वोट। तो हम माने कि आपका वोट? वो तो बोल नहीं सकते, ना आप बोल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं, पर मैंने वोट लेकिन दिया है। तस्वीरें तो बोलती है ना। मैंने वोट दिया है, जो सरकार बने, चाहे ये बने चाहे नहीं बने या कोई बने, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के भविष्य का मुद्दा हो, उसके ऊपर बन करके आए। लोग अपना मतदान करें, लोकतंत्र का पर्व है, 5 वर्ष में एक बार आता है, खूब जाएं, अच्छे से मतदान करें, और इन मुद्दों को भी याद ध्यान रखें जब जाके अपना मतदान। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 11 लाख यहाँ पर सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं जिन पर भर्ती नहीं हुई है। वो ये कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों को काम नहीं मिला, किसानों पर अत्याचार हुए। आप इस पर यकीन करते हैं कि ये बातें वो सही कह रहे हैं? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, इसलिए जो इश्यूज इस इलेक्शन में चल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं। अखिलेश की कैंपेनिंग के बारे में, उनके द्वारा उठाए इश्यूज के बारे में क्या कहेंगे? देखिए आज ये प्रश्न आपका मुझसे पूछना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बाकियों ने भी किया है। उनका जो प्रेरणा पत्र है या उनका जो घोषणा पत्र है, वो मुझे लगता है कि वो ऐसी चीज़ है जो अचीवेबल है, अचीव की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो है वो भी मुझे लगता है शायद अचीव हो पाएगी। अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। घोषणा पत्र मुझे लगता है ऐसा है जो लगता है कि ये जमीन पर, धरातल पर उतारा जा सकता है। दोनों दलों का लगभग। प्रयाग जाएंगे आप, क्योंकि अब वोटिंग वहां पर होने वाली है नेक्स्ट फेज में? कोई मुझे बुलाएगा, मेरी उपयोगिता होगी तो अवश्य जाऊंगा। नहीं तो लखनऊ में ही रहेंगे? नहीं तो मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं लखनऊ के वासियों कहाँ जाऊंगा, यहाँ वोट डाल के आया हूँ। चलिए, थैंक यू। तो मयंक कुछ साफ साफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अखिलेश यादव के साथ उनकी आई है वो काफी कुछ कहने वाली है, जिसको वो अभी फिलहाल नहीं कहना चाहते हैं। ये बात उन्होंने जरूर कही कि कैंट में वो उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, उससे वो निराश जरूर हैं। अगला पड़ाव क्या होगा इस पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उनकी जो तस्वीर आई है वो बहुत कुछ कहने के लिए पर्याप्त है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। जिला पीलीभीत के क्षेत्र बीसलपुर में मैं इस समय मौजूद हूँ और बीसलपुर से प्रत्याशी दिव्या जी इस समय मेरे साथ हैं। सपा के कुल 4 कैंडिडेट यहाँ से सपा ने उतारे गए हैं, जिसमें 2 सीटें जो हैं महिला को दी गई हैं। मैम सबसे पहले तो आपसे एक सवाल मेरा यही है कि 4 सीटों में से 2 सीटें जो है महिला को दी गई हैं, तो सपा ने क्या सोच के आपको टिकट दिया? नहीं, सपा ने क्योंकि महिला के हक में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी है, तो उन्हें लगता होगा कि महिला जो है अच्छे से नेतृत्व कर सकती हैं पुरुष के साथ उनका सहयोग मिलने के साथ, और जो 32% है उसे शायद 50% तक ले जाना चाहते होंगे। मैम बीसलपुर का ऐसा कौन सा विकास है जो नहीं हो पाया, जो आपके द्वारा यहाँ की जनता आपको विश्वास करे? बीसलपुर में विकास ही कहाँ हुआ है? आपका सवाल ही बहुत उल्टा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप सड़कें देखिए, स्वास्थ्य देखिए, आप शिक्षा का देखिए। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आप खुद ही निकलते होंगे, कुछ रात को कमर में दर्द होकर ही वापस आते होंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड है, चाहे वो खेलने के लिए कोई जगह हो उनके लिए, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा विकास तो सड़कों का है, जिसपे रोज हर व्यक्ति बच्चे से लेकर बूढ़ा तक चलता है। सबसे पहले सड़कों का उद्धार होगा। और
ये हमारे साथ खास बातचीत में दिव्या जी हमारे साथ मौजूद थी और जिन्होंने सभी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहाँ पर सड़कों को लेकर, बच्चों के खेल को लेकर जो मुद्दे हैं यहाँ पर, इनका ये कहना है कि मैं सभी चीज़ों को लेकर आगे जाऊँगी। कैमरामैन सर्वेश के साथ न्यूज़ इंडिया, अरुण जायसवाल, बीसलपुर। राजधानी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आज खुद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में पूरी तरीके से शंखनाद करने जा रही है। और साथ ही गोपाल राय ने यह भी बताया कि जो 5 दिसंबर को सदस्यता अभियान शुरू हुआ था उसमें अब तक 20 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही उन्होंने बताया कि एमसीडी चुनाव को लेकर अब पार्टी जो है वो 13,000 बूथ केंद्रों पर बूथ संवाद शुरू करेगी, जिसका जो कार्यक्रम है वो कल यानी कि 24 फरवरी से 10 मार्च तक रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो 12 और 13 मार्च को जो है पार्टी एमसीडी परिवर्तन यात्रा जो है वो निकालेगी और ये जो पूरी यात्रा है दिल्ली की सभी 70 विधानसभा इलाकों में निकाला जाएगा और वहां के जो विधानसभा के विधायक हैं उनसे सलाह ली जाएगी कि आखिर किस तरीके से वहां पर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको उतारा जाएगा। इसके अलावा बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी में अब सरकार बनाने की दावा कर रही है, क्योंकि 2000 पिछले अगर हम चुनाव की बात करें एमसीडी में तो वहां पर बीजेपी ने परचम लहराया था, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो अब बीजेपी पर भ्रष्ट एमसीडी का एक आरोप लगा रही है और साफ तौर पर कह रही है कि इस बार दिल्ली की जनता एमसीडी में भी बदलाव देखना चाहती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वादी कश्मीर में आज रात से ही भीषण बर्फबारियों का सिलसिला जारी हो चुका है। ज़मीनी इलाके और बालाई इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि हवाई ट्रैफिक के साथ साथ ज़मीनी ट्रैफिक जो जम्मू नेशनल श्रीनगर हाईवे है उसको सस्पेंड कर दिया गया है ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए, क्योंकि कहीं जगह पे लैंडस्लाइड आ चुकी है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया है कि उस रोड पर जो है ट्रैफिक नहीं चलेगा और ट्रैफिक जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालाँकि वादी कश्मीर में जगह जगह पर जो है ये बर्फबारी हो रही है और कहीं ऐसे पर्यटक स्थान है जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, वो भरे पड़े हुए हैं पर्यटकों से और वो अपने मन को लुभाने और आनंद लेने में मसरूफ हो रहे हैं। हालांकि महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक ये बर्फबारी का जो है आज शाम तक रह सकती है और दिन में लगभग 12 और 1 बजे के करीब जो है भीषण रुख ले सकती है। फिलहाल बर्फबारियों का सिलसिला वादी कश्मीर में जारी है और जो है पर्यटक स्थानों पे काफ़ी सारा रश देखने को मिल रहा है और इस बर्फबारी की वजह से कहीं जो है निज़ाम यहाँ का जो है वो ठप हो चुका है। बिजली पानी की अगर बात करें या रोड्स की बात करें वो ठप पड़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि उनकी मैनुअल मशीनरी जो है लगी हुई है रोड्स को क्लियर करने में, पावर को रेस्टोर करने में और पानी को भी रेस्टोर करने में। हमारे साथ बालोतरा विधायक मदन प्रजापत जी है। भाई साहब, आज बजट आया है लेकिन आप नाराज है और आपने जूते भी अपने त्याग दिए, क्या वजह है? आप गलत कह रहे हैं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो मांग कर रहा हूँ और ये मांग मेरे अकेले की नहीं, जनता की मांग है और जनता आज नहीं 40 सालों से मांग कर रही है और मुझे दूसरी बार और दोनों बार राज बना। तो गत बार तो रिफाइनरी बन गई, इसलिए हमने भी समझा कि रिफाइनरी का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस बार जनता के सामने और विधानसभा के अंदर हमने एक ही प्रण लिया कि मुख्यमंत्री जी ने सपर फाड़ के दिया है, भूतों ने भविष्य ऐसा बजट आज दिन तक नहीं आया, हर वर्ग को खुश किया है। तो हमारा तो प्रण है कि इतना आपने सपर फाड़ के दिया है तो आपके लिए सत्ता पक्ष का एकमात्र विधायक प्रेम से निवेदन कर रहा है, जनता के लिए मांग कर रहा है कि सत्ता पक्ष का एकमात्र जितने भी जिलों की डिमांड है उसमें पक्ष का विधायक एकमात्र मैं हूं और मुझे अभी भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे कभी निराश नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो जल्दी मुझे आशीर्वाद देंगे और बालोतरा जिला बनेगा। और मैंने प्रण के लिए आज आगे से मैं न पर्सन लगाऊंगा न जूते संपल पहनूंगा और कहावत भी है कि रघुकुल रीत सदा सल आए, प्राण जाए पण वसन न जाए। गांधी जी को मानने वाला जबान से वसन से कभी पीछे नहीं हट सकता। यानी कि अब आप जूते शायद नहीं पहनेंगे? शायद नहीं पहनूंगा। शायद क्या होता है, जबान तो जबान होती है।
तो बिल्कुल ये थे बालोतरा विधायक मदन प्रजापत जो कह रहे हैं कि जो बालोतरा का जो क्षेत्र है जो कि बाड़मेर रिफाइनिंग क्षेत्र से आता है वह उनको जो है जिला बनाने की मांग थी। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की, लेकिन आज बजट में इनको उम्मीद थी, लेकिन इनकी उम्मीद नहीं हुई पूरी। इसी के चलते अब इन्होंने अपने जो जूते हैं उसको त्याग दिया और कहा है कि जब तक जो बालोतरा विधानसभा क्षेत्र है उसको जिला नहीं बनाया जाएगा ये जूते ही नहीं पहनेंगे। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर।